जब आप किसी बड़ी फर्म में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस से लाजमी रिलेट करती हैं और उनके इंपोर्टेड मटेरियल रिलेट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई मशीन इक्विपमेंट इंपोर्ट करनी होती है और बाज़ औक़ात आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करना पड़ता है या हमें डील करना पड़ता है एक्सचेंज रेट के साथ। इस हवाले से बड़ा अहम टॉपिक है और यही वजह है कि एग्जामिनर इस पे फोकस भी करता होगा। तो ये मैं आपको बता रहा था। अब इसमें जो बड़ी अजीब बात है थोड़ी सी आप लोगों के साथ मैं शेयर करनी चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे जो आपकी आई कैप की बुक है उसके कुछ डायग्राम से मेरे कुछ एतराज़ात हैं। एतराज़ात ये हैं कि देखिए आम जिंदगी में ये होता है कि हम हमेशा जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो इसके जो है वो एक तरफ डिमांड एंड सप्लाई जब रखते हैं तो हमेशा डिमांड जो है वो प्राइस की नहीं होती, डिमांड जो होती है वो गुड की होती है, ठीक है। और इस तरफ जो है आप हमेशा क्वांटिटी रखते हैं उस गुड की जो आप खरीद रहे होते हैं, कि जैसे अगर ये मिल्क है तो जाहिर बात है ये मिल्क की डिमांड है, लेकिन मिल्क की कीमत मिल्क में नहीं हो सकती, मिल्क की कीमत जो है वो मनी में होगी जिसको आप प्राइस कहते हैं। और ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क होनी चाहिए इस तरफ। होता तो ऐसे ही क्यों बच्चों, क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? ऐसे ही अगर करते हैं हम हमेशा, क्यों जी, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है? क्या हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखी उस प्रोडक्ट की और वाई एक्सिस पे उसकी प्राइस रखी और डिमांड का जो है पर्टिकुलरली उसी का ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो यानी ये मिल्क की डिमांड है, ये मिल्क की क्वांटिटी है, उसकी प्राइस है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इक्विलिब्रियम भी बना सकते हैं, लेकिन सप्लाई भी मिल्क की है, ज़ाहिर मिल्क की डिमांड मिल्क की सप्लाई होगी। लेकिन इस डायग्राम को ज़रा देखिए कि इस डायग्राम में सप्लाई भी रुपी की है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ करेंसी मेंशन नहीं कौन सा है, ठीक है जी। और प्राइस भी रुपी में दी हुई है, यानी रुपए से ही रुपया खरीदा जा रहा है, जो कि दुनिया में मुमकिन नहीं। रुपए से रुपया खरीद रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तुक नहीं बनता। हमेशा इंसान किसी चीज को एक्सचेंज करता है तो ही डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन बनती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके अलावा ये नहीं है कि ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यानी यहाँ से ये जो इन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर ये कहते हैं एज एक्सचेंज रेट फॉल्स और डिमांड फॉर पाकिस्तानी रुपी Pakistani export will extend due to their greater competitiveness and consequently the demand for rupee needed to pay for them will extend also। अब बात ये होती है हम जब इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमें अपने रुपी किसकी वैल्यू दूसरे के रुपी में देखनी होती है, दूसरे करेंसी में देखनी होती है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने प्रैक्टिकली क्या सीखा है, ये लेबर की सप्लाई है, ये लेबर की डिमांड है, ये यहाँ पे लेबर ली हुई है और यहाँ पे उसकी उजरत है, वेज रेट है, यानी ये चीज इसमें खरीदी जाती है। यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, ये मिल्क की क्वांटिटी है, ये मिल्क की डिमांड है, प्राइस में खरीदी जा रही है। ये टीवी सेट है, ये टीवी सेट की यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, हमेशा ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये इंटरनेशनल बिजनेस की बुक है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी वजह से आपकी जो है ना कोर्स को इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कहते हैं। तो ये जेफ मेडोरा की बुक है, जेफ मेडोरा की बुक है। तो ये क्या खरीद रहा है, ये यूरो खरीद रहा है, चूंकि ये अमेरिकन है ना तो अमेरिकन यूरो खरीद रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड यूरो की है, लेकिन कीमत किस में लगा रहा है, डॉलर में, क्योंकि उसके उसके मुल्क की करेंसी डॉलर है। लिहाजा जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी करेंसी में दूसरे की कीमत को तोलना होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपनी ही करेंसी की कीमत आप अपने ही रुपए में तोलने जा रहे हैं, लॉजिकल बात नहीं है और इस लेवल पे बात करनी बनती भी नहीं थी इनकी। तो ये इस तरह से है। अगर आप देखें डोमिनिक सल्वेटर को, तो डोमिनिक सल्वेटर भी अमेरिकन है और वो यूरो खरीद रहा है। ये देखिए यूरो की डिमांड है, ये यूरो की क्वांटिटी है और खरीद रहा है डॉलर में। अब पाकिस्तानी होने के नाते होना ही चाहिए था कि हमारा डायग्राम ये होता कि यहाँ तो हम डॉलर खरीद रहे हैं या यूरो खरीद रहे हैं या पाउंड खरीद रहे हैं, तो इस तरफ क्वांटिटी ऑफ डॉलर होनी चाहिए थी और इस तरफ प्राइस होनी चाहिए थी और प्राइस रुपी में होनी चाहिए थी, ये लॉजिक बनती है।
अब रुपी को रुपी में मेजर करने का कोई जवाब जर्नली नहीं बनता, जितनी कि हमने देखते हैं हम जेफ मेडोरा को देखते हैं जो कि बड़ा राइटर है इस मामले में, या डोमिनिक सिल्वेटर को देखते हैं जो कि बड़ा राइटर है। तो बहरहाल यहाँ के किताब ने हमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मायूस किया है कि यार इस लेवल पे किताब ऐसे नहीं लिखनी चाहिए थी, नहीं इतनी केयरलेस तरीके से। और जो लोग ये समझते हैं कि गोरे ही काम बेस्ट करते हैं तो फिर इसका अंजाम भी वो देख लेंगे क्या होता है। तो लिहाजा दिस इज नॉट द वे वी शुड वर्क। अब बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और मुल्क ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर है इस तरफ, यानी वो डॉलर खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं किसमें, ये देखिए यॉन में खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी हर मुल्क अपनी करेंसी को वर्टिकल एक्सिस पर रखता है, दूसरे की करेंसी को एक्स एक्सिस पर रखता है, जो रूटीन फॉलो की जाती है। और यहाँ पे अजीब रूटीन फॉलो की गई है कि हमारे डिमांड भी रुपये की है और कीमत भी हम रुपये में लगा रहे हैं। वाई क्यों लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई डिटेल नहीं। एनीवे चले बात करते हैं जी, अब हमें क्या करना है। हमें पहली बात तो आपके जहन में ये होनी चाहिए कि ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर हम करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे, डिवैल्यू करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होंगी। और अगर हम इस करेंसी को अप्रिशिएट करेंगे तो एक्सपोर्ट कम होंगी, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी। ये बात कल हो गई थी। मैंने ये यहाँ इसलिए रखा था कि फिर दोबारा आपको ये बात अच्छी तरह कर दूँ कि ये टेबल आपको हर सूरत आना चाहिए। लेकिन ये टेबल जरा चूँकि लास्ट 2 साल पहले मैंने बनाया था तो इसलिए एक्सचेंज रेट देखिए कितना ज़बरदस्त है। 100 रुपये का $1 था, लेकिन आज देखते हैं तो हालात भी अक्सर बदल चुके हैं। तो उस ज़माने में हम एप्रिसिएशन को ये कहते थे कि एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि $1 के बदले अगर 80 रुपये दें तो इसका मतलब हमारा रुपी एप्रिशिएट हुआ है, और $1 के बदले अगर हम 120 रुपीज़ दें तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया। ज़ाहिर बात है जो चीज़ डेप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू, उसकी मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जो चीज़ एप्रिशिएट होगी उसकी मिकदार कम होगी। लिहाजा जहन में ये रहना चाहिए कि अगर $1 के बदले 120 दिए जा रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन नहीं है। यानी मिकदार बढ़ते बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा 120 है ना तो इसका मतलब है शायद हमारी रुपया जो है एप्रिशिएट हुआ। नहीं, एप्रिशिएट नहीं हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। इसलिए हमें 100 की बजाय 120 देने पड़ रहे हैं $1 के अगेंस्ट। और जब करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हुई है तो अब 100 नहीं देंगे, अब कम देंगे, क्योंकि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है तो हम उसके बदले में 80 देंगे। इसलिए ये बात आपके जहन में बिठाने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है, और आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी जी बच्चों। व्हाट यू से, क्लियर है जी बच्चों? ये बात क्लियर है आपको? ठीक होगी बात जी? सो जी, तो चलिए बात करते हैं। एंटर नहीं किया जी लोगों ने? जी शाबाश। बाकी लोग सो रहे हैं बेटा, अभी ताज़े ताज़े आए हैं, अभी तो फ्रेश होना चाहिए आपको। सुबह सुबह नाश्ता किया है, चाय पी है, अभी तो एक्टिव होना चाहिए आपको। आप सुस्त पड़े हुए। चलिए जी, एनीवे तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारा सिंपलेस्ट तरीका ये है कि इंपोर्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें। नहीं, ये तो मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होंगी, और जब आप जो है वो अप्रिशिएट करेंगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो कल मैंने बताया था और आपको याद भी कराया था, बल्कि आपसे 3-4 दफा पूछा भी था। ठीक है, तो ये तो दोनों कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। आप कौन सी इंपोर्ट की सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड ओवर देयर। तो हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट is the price at which a unit of foreign currency is purchased in term of local currency।
तो एक्सचेंज रेट हम इसको कहते हैं कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। इससे भी आसान बात की जा सकती है, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी in terms of local currency. तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। जैसे आप कहते हैं मोबाइल जो है वो 70,000 का है, दूध 100 रुपए लीटर है। इस तरह आप कहते हैं कि $1 जो है वो 150 रुपए का है। तो दिस इज व्हाट यू कैन से द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज अ प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो एक्सचेंज रेट जो है वो प्राइस है किसी भी फॉरेन करेंसी के यूनिट की इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। जी बच्चों, या ये वो कीमत है जिस पर हम एक फॉरेन करेंसी का यूनिट खरीद सकते हैं। यानी एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज परचेज इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, या एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। जी बच्चों, is this description is clear what is meant by exchange rate? जी शाबाश, जी शाबाश, क्लियर होगी बात। जी शाबाश। तो ये आपको क्लियर होगी कि एक्सचेंज रेट की जो है वो हम कहते किसको है, डिस्क्राइब कैसे करेंगे। अब सवाल ये है कि ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होगा। देखिए, किसी भी चीज की प्राइस कहाँ डिटरमिन होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमिन, तो आप अपने पिछले जो आपका एक्सपोजर है जिसके अंदर आप लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, आप गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कहाँ पे प्राइस डिटरमिन होगी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं। जी शाबाश बच्चों। जी आमना, मुश्तबा, मोहम्मद अली, हमजा खालिद, जी शाबाश। जहां डिमांड कट्स करेगी सप्लाई कर्व को, यानी डिमांड कट करेगी सप्लाई को। चूंकि हम ज्यादातर डॉलर से डील कर रही है दुनिया, तो हम भी इसको डॉलर की टर्म में ही देखते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में डिमांड फॉर डॉलर कितनी है एंड सप्लाई फॉर डॉलर कितनी है। हमारे मुल्क में डिमांड फॉर डॉलर कितनी है एंड सप्लाई फॉर डॉलर कितनी है। जी शाबाश। तो ये बच्चों, जहां पे डिमांड फॉर डॉलर तय हो गई, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सप्लाई फॉर डॉलर जो है उसको डिमांड कर्व ने कट कर दिया, तो ये सप्लाई फॉर डॉलर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात ये हम करते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया है। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी ऑफ डॉलर और वाई एक्सिस पे हमने ली है प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है जी। अच्छा, तो जो हमारा टी डॉलर है ये है डिमांड कर्व। किस चीज का डिमांड कर्व? डिमांड कर्व ऑफ डॉलर, ठीक है जी। और जो हमारा एस है ये है सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व फॉर डॉलर। तो चारों चीजों को टैग लग गया। देखिए, एक्स एक्सिस को टैग लगाना होता है
वाई एक्सिस को टैग लगाना होता है और जितनी कर्व एक या दो डायग्राम है उनको टैग लगाना होता है। तो हमने चारों को टैग लगा दिया। अब इक्विलिब्रियम डेफिनेटली वहां पे होगा जहां डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रही है सप्लाई कर्व को। तो लिहाजा ये हो गई क्वांटिटी ऑफ डॉलर जो हमारे मुल्क में खरीदी जा रही है, और ये होगी प्राइस ऑफ डॉलर जो हमारे मुल्क में जिस प्राइस पे से खरीदा जा रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये 150 रुपीज है। तो हम ये कहते हैं कि डिमांड कर्व, डिमांड फॉर डॉलर इक्वेट करेगी सप्लाई फॉर डॉलर को एट पॉइंट ई, जहां पे प्राइस डिटरमिन हो गई इसकी, डेट इज पी डॉलर, एंड क्वांटिटी जो है वो तय हो गई क्यू डॉलर। सो दिस इज व्हाट द इक्विलिब्रियम इन द एक्सचेंज मार्केट। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम इन द इक्विलिब्रियम इन द एक्सचेंज मार्केट। तो ये एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक हो गई जी बात। तो ये है इसका इक्विलिब्रियम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इक्विलिब्रियम ऑफ द एक्सचेंज मार्केट। जी बच्चों, तो यहां तक सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये यहां तक बात आपको क्लियर है? जी शाबाश। प्रॉब्लम जी? तो यहां तक बात सब बच्चों को क्लियर है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब देखिए ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, मुश्तबा जब पढ़ रहे होते हैं तो वो टॉपिक पे फोकस करते हैं, ये बातें नहीं करते। ठीक है, इसका वेटेज ज्यादा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है वो आपका 11 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठाएंगे इसमें से सवाल लाजमी आया होगा, लाजमन आएगा। अच्छा बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीक्वेंस ये कहते हैं कि अगर यहाँ भी सरप्लस और शॉर्टेज गैप शो किया जा सकता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ सरप्लस और शॉर्टेज गैप कैसे बन सकता है? तो वो ये कहते हैं कि जनाब बात ये है, तो अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो पिछले वाला डायग्राम है, लेकिन अगर आपको लगे कि नंबर थोड़े ज्यादा दे रहा है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के सवाल में, तो आपने फिर ये करना है कि इसके साथ जो है सरप्लस एंड शॉर्टेज गैप भी बना देना है। और वो कैसे बनेगा तो हम आपको बताते हैं वो कैसे बनेगा। अब आप मेरे ख्याल में ये तो काम कर ही लेंगे, क्या ख्याल है जी? तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व D1, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व विच इज S1। ठीक है जी, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। यहां पे डिटरमिन होगी आपकी प्राइस विच इज, लेट्स सपोज दिस इज P2 कह देते हैं इसे हम, P या P1 कह देते हैं, चले। ठीक होगी जी बात। अब हम ये कहते हैं जनाब के बात ये है कि अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाए यहां पे, तो ऐसा क्यों होगा? वो कहता जी ऐसा इस सूरत में होगा कि आपकी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। कैसे? क्योंकि यकीनन सप्लाई ऑफ डॉलर और डिमांड ऑफ डॉलर दो चीजें। तो आप मुझे ये बता सकते हैं इस ए बी गैप में डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है या सप्लाई फॉर डॉलर ज्यादा है? मैं यहाँ पे एक साइन देना चाहता हूं, तो मैं उससे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ए बी गैप है इसके ऊपर सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? तो आपने कहा सप्लाई ज्यादा है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि इस सिचुएशन में सप्लाई फॉर डॉलर ज्यादा है।
ठीक है जी। तो सप्लाई फॉर डॉलर ज्यादा होने की वजह से प्राइस वापस P1 पे आ जाएगी, प्राइस वापस P1 पे आ जाएगी। हाँ, अगर वो ये पूछे कि ये सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा कैसे हुई, तो यकीनी तौर पे आपके मुल्क ने एक्सपोर्ट अर्निंग ज्यादा कमाई है, जिसकी वजह से मुल्क में सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा आई है बनिस्बत आपकी जो है इंपोर्ट बिल से। यही वजह बनी है कि आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा हो गई है मुल्क में और डिमांड फॉर डॉलर कम हो गई है। ठीक है जी, चूंकि आपके मुल्क ने एक्सपोर्ट ज्यादा की होंगी इसलिए बाहर से डॉलर ज्यादा आ गया आपकी मार्केट में, लिहाजा प्राइस जो है सो प्राइस मूव्स टू P2 टू P1। लेकिन इसके बरक्स अगर आप यहां पर कहते हैं कि प्राइस जो है वो P0 हो जाती है, प्राइस P0 हो जाती है, तो मैंने डेलिबरेटली क्वांटिटी को का एक्सेस नहीं लिया, ठीक है, डेलिबरेटली नहीं लिया, तो ये गैप बनता है A डैश B डैश। अब यहां पे डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है या सप्लाई फॉर डॉलर ज्यादा है, ये आपको बताना है मुझे। जी शाबाश, क्या चीज ज्यादा है? शाबाश बच्चों। जी आमना कह रही डिमांड ज्यादा है, आप बच्चे इत्तेफाक करेंगे इनसे। जी शाबाश, तो यहाँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब सवाल ये है डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ऐसी सूरत में हम वापस चले जाएंगे P1 पे, वापस चले जाएंगे P1 पे। तो हम ये कहेंगे कि बात ये है कि जी सिचुएशन ये क्यों बनी, सिचुएशन ये इसलिए बनी कि आपके मुल्क ने एक्सपोर्ट्स कम की हैं, आपका एक्सपोर्ट अर्निंग कम हुआ है और आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा हुआ है, इसीलिए आपके मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज पैदा हुई है। ठीक है, लिहाजा सिचुएशन ये है कि आपका जो डिमांड फॉर डॉलर है वो ज्यादा है सप्लाई फॉर डॉलर से, सो आपकी प्राइस जो है वो मूव कर जाएगी, मूव्स टू P0 टू P1। ठीक होगी बात। अब इसके अंदर एक पहली बात तो ये कि क्या ये बात आपको क्लियर है यहां तक, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आपको लगी? जी शाबाश, सब बच्चों को क्लियर है? जी सब बच्चे बोल दे बेटा। एवरीबॉडी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उसके अंदर एक मसला आता है, वो ये है कि यहाँ आपने ये तो बताना है कि प्राइस P0 से P1 हो गई, फिर P2 से P1 पे चली गई। यहाँ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का जिक्र आपने नहीं करना, क्योंकि जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है जब वो पेपर में जाके एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन लिखने शुरू कर देते हैं, तो देखिए एक पॉइंट ये हो गया, ये भी खासा लंबा पॉइंट है, ये भी पॉइंट लंबा है, ये भी पॉइंट लंबा है, तो फिर 2 पॉइंट और ऐड करने पड़ेंगे, तो इतना टाइम वहां होता नहीं। दूसरी बात यह है कि बात कॉम्प्लेक्सिटी में चली जाती है और बच्चा वहां जाके गलती करता है। जिस चीज में गलती होती है वो यहाँ ना करें। जहां एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की जरूरत थी मैंने आपको सब कहा कि हाँ करें, यहाँ पे जरा इस बात से अवॉइड करें और जो सिंपल लॉजिक है वो एक्सप्रेस कर दें। डोंट गो फॉर कि ये एप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है। सिंपल बात है कि जब ऊपर गैप बना है जहां सप्लाई डॉलर ज्यादा आई है, प्राइस P1 पे आई है, और जहां नीचे शॉर्टेज ऑफ डॉलर बनी है वहां प्राइस P1 पे चली गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इससे ज्यादा ना टाइम होना है और ना आपसे लिखा जाना, सीधी बात है। और अगर आप पढ़े डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन चक्कर में तो इस डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, बाकी डायग्राम में आसान है, उसमें आप कर सकते हैं। यानी सिंपली जहां जरूरत थी वहां मैंने आपको कहा, यहाँ आप जरा इस बात से अवॉइड कीजिएगा, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन रखिएगा। वो सिंपल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले ये है कि इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, और अगर उसके ऊपर गई प्राइस तो वापस आएगी नीचे, और अगर उससे नीचे गई तो ऊपर आ जाएगी। इस तरह आपने इसको एक्सप्रेस कर देना है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ये आपकी बुक का डायग्राम है, यहाँ इन्हें डॉलर रखना चाहिए था,
इन्होंने डॉलर नहीं रखा, हम कर देते हैं। और उसकी जगह मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनवाया, ये एक्सप्लेनेशन है। और अगर आप मेरे हाथ की लिखी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, आपके सामने। और ये वाली मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दी है, ठीक हो गया बात। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको यहां तक रखना, बस ये एक्सप्लेनेशन आपने ली। मैं इसी तरह आपको ये सेंड कर दूंगा, ये सबसे बेस्ट है जो हमने आज से लिखी, ये आपको याद भी रहेगी, ठीक होगी बात। तो एक बच्चा कह रहा है कि सिंपल बताना है, ठीक है। तो सर जी प्राइस मूवमेंट क्लियर नहीं हुई है, प्राइस मूवमेंट क्लियर नहीं हुई। वो कौन सी प्राइस मूवमेंट क्लियर नहीं हुई उसामा बेटे? ये है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। अब हम बात यहां से शुरू करेंगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या असर होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या असर होता है एक्सचेंज रेट पे। इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन एक्सचेंज रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पता होना चाहिए आम जिंदगी में। देखिए फर्ज कीजिए कि आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है जी। मैं एक्सपोर्ट के हवाले से पहले बात करता हूँ, इंपोर्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा, पहले चले एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। हम कहते हैं कि आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है जी। व्हाट वेयर इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन इज लाइक दिस, कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डॉलर है और यहाँ पे प्राइस ऑफ डॉलर है। ये डिमांड का है आपका डी फॉर डॉलर, ये एस फॉर डॉलर यानी सप्लाई फॉर डॉलर, ये आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से इसकी प्राइस डिटरमिन हो गई P1 और यहां से इसकी क्वांटिटी डिटरमिन हो गई, डेट इज Q1, ठीक है जी। इसी तरह इस तरफ है क्वांटिटी फॉर डॉलर, ये आ गई प्राइस फॉर डॉलर, ये इक्विलिब्रियम है। ये प्राइस आ गई P1, ये क्वांटिटी आ गई डेट इज Q1। अब आप बच्चों से पूछते हैं, जी बच्चों फर्ज कीजिए कि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर आपके मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ा दे, आपका मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ा दे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से शाबाश, या यूं कहिए पहले हमारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट बढ़ा दे। इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? जी शाबाश, डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने पे हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो जब हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई? जी शाबाश, डिमांड बढ़ जाएगी, हमारे मुल्क में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का डिमांड कब राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा? जी शाबाश, राइटवर्ड जाएगा। तो मैंने 3 सवाल आपसे पूछे। मैंने पूछा कि अगर हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमें डॉलर की जरूरत कितनी पड़ेगी? तो आपने कहा इंपोर्ट बढ़ाने से डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो इससे डिमांड पे इंपैक्ट आएगा या सप्लाई पे? आपने कहा जी डिमांड पे आएगा। मैंने आपसे पूछा डिमांड टक कर किस तरफ जाएगा? आपने कहा जी
राइटवर्ड जाएगा। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ और यहाँ पे डिमांड कर्व को राइटवर्ड करता हूँ, लेकिन राइटवर्ड करने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, हमने इंपोर्ट बढ़ा दी। तो इंपोर्ट के बढ़ाने से हमारा ये कर्व चला गया राइटवर्ड। ठीक है जी, हम कहते हैं ये राइटवर्ड चला गया। अगर ये 1 था तो ये 2 हो गया, यहां चला गया, ये बन गया जी इक्विलिब्रियम। तो हमारे मुल्क में इससे आल्दो कि हम ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ डॉलर की जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप डॉलर पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक हो गई बात। यानी दूसरे अल्फाज में अगर डॉलर 150 रुपए का था तो पॉसिबली 170 रुपए का हो जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, डेप्रिशिएट रूपी डेप्रिशिएट हो जाएगा और डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी है। जाहिर है जिस चीज की डिमांड बढ़ी वो एप्रिशिएट होगा, जिस चीज की डिमांड घटी है वो डेप्रिशिएट होगा। तो यहाँ डॉलर की डिमांड बढ़ी, तो आपने डॉलर की डिमांड बढ़ाई, डॉलर हो गया 150 से 170 पे चला गया, तो भाई हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो गया। जी बच्चों ये बात क्लियर है, हमारा रुपया क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। क्लियर है। आमना बेटी कह रही है जी। फैसल, उसामा का जवाब नहीं आया। हाँ जी, बाकी बच्चे के सोच में पड़ गए, क्या हुआ कि इंटरनेट चला गया। अच्छा जी, अब अगर मैं इसके बरक्स सोचूं, मैं कहूं जी हमारे मुल्क ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, तो बताइए एक्सपोर्ट बढ़ाने पे हमारे मुल्क से में डॉलर आएगा या जाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ा दी तो क्या होगा? शाबाश, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी तो क्या होगा? डॉलर आएगा या जाएगा? तो आप कहेंगे सर डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो डॉलर की सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा या डिमांड पे आएगा? तो मोहम्मद अली ने पहले ही बता दिया कि जब डॉलर आएगा तो सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा। सप्लाई क्या होगी? शाबाश, सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो सप्लाई का कर्व किधर मूव करूं मैं? सप्लाई का कर्व मैं किधर मूव करूं? तो आप कह रहे हैं सर सप्लाई का कर्व आप राइटवर्ड मूव कर दें, तो कर देते हैं। ये लीजिए, ये सप्लाई का कर्व हमने राइटवर्ड मूव कर दिया जी, ये चला गया जी सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड। तो ये जनाब सप्लाई कर्व आ गया आपका राइटवर्ड। ये लीजिए, इसको हम डैश लगा देते हैं। चलो अब क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ गई मुल्क में, कीमत डॉलर की कम हो गई। अगर ये 150 रुपए का था तो 130 रुपए का हो गया। क्यों? आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, एक्सपोर्ट आपने बढ़ा दी। डॉलर 130 का हो गया, इसका मतलब यह है कि रुपी जो है वो एप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? जी शाबाश, रुपी एप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? 150 की बजाय 130 दे रहे हैं, तो जाहिर बात है रुपी एप्रिशिएटेड, रुपी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब मुझे आप मशवरा दीजिए कि एक मुल्क को अपनी एक्सपोर्ट क्या करनी चाहिए। इससे हमने क्या सबक सीखा कि एक्सपोर्ट एक मुल्क को क्या करनी चाहिए? शाबाश, एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी चाहिए। और इंपोर्ट क्या करनी चाहिए? इंपोर्ट भी इंक्रीज करनी चाहिए? नहीं, इंपोर्ट डिक्रीज करनी चाहिए। तो इससे हमने सबक ये सीखा कि इंपोर्ट डिक्रीज करो और एक्सपोर्ट इंक्रीज करो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये वही लेसन है जो हम पहले पढ़ के आए थे, आज जरा इसके ऊपर बात हो गई। ठीक हो गई जी बात, नो प्रॉब्लम जी। तो यहाँ पे ये मसला हमने डिस्कस कर लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह